हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एड्रेस ट्रांसलेशन यूजिंग पेजिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पेजिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारे जो पेजेस होते हैं वो हमारे मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं या फिर लोड होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जो आपके सामने ये डायग्राम है, तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये डायग्राम क्या है। तो सबसे पहले कोई भी जॉब अगर एग्जीक्यूट होने वाली होती है तो हमारे पास यहाँ पे है जॉब जे नॉट। ठीक है, जॉब जे नॉट में हमने बहुत सारी प्रोसेसेस रखी हुई है। हमने 4 प्रोसेसेस रखी हुई है। ठीक है, अब ये 4 प्रोसेसेस यहाँ पे कैसे आई, तो हम लोग क्या करते हैं, जिन भी प्रोसेसेस की सिमिलैरिटीज़ सेम होती है, यानी जो भी प्रोसेसेस सेम होती है उनकी जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो सेम प्लेटफॉर्म पे होनी होती है। जैसे कि अगर किसी को सी प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, तो जितनी भी जॉब्स को सी प्लेटफॉर्म पे रन होना है, हम क्या करेंगे, उसको एक जॉब में डाल देंगे। ठीक है, एक बैच में डाल देंगे। आप इसको बैच भी बोल सकते हो और आप इसको जॉब भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जॉब बनाई है, जॉब जे नॉट। ये मान लीजिए कि ये इन सबको, ये जो 4 प्रोसेसेस हैं, इनको रन होना है सी प्लेटफॉर्म पे। तो हमने क्या करा है, इनको एक जॉब में डाल दिया है। तो जब भी हमारा एक जॉब एग्जीक्यूट होने वाली होती है तो हमारा जो मेमोरी मैनेजर होता है, मेमोरी मैनेजर क्या होता है, हमारी मेन मेमोरी को मैनेज करता है और उसमें प्रोसेसेस किस तरह से लोड हो रही है, किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सा फ्रेम खाली है, कौन सा फ्रेम बिजी है, फ्रेम का साइज़ क्या है, पेजेस का साइज़ क्या है, तो ये सब कुछ कौन मैनेज करता है, हमारा मेमोरी मैनेजर मैनेज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 प्रोसेसेस हैं और आप ये जो साइड में देख रहे हैं, ये जो 0 1 2 3 है, ये हमारे पास पेज नंबर गिवन है। तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 पेजेस अवेलेबल हैं। 4 पेजेस में हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई जॉब एग्जीक्यूट होने वाली होती है, हमारा मेन मेमोरी मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो काउंट करता है कि जो भी जॉब एग्जीक्यूट होने वाली है उसमें कितने पेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो जॉब जे नॉट है ये एग्जीक्यूट होने वाली है। मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, इन पेजेस को काउंट करेगा। तो हमारे पास कितने पेजेस है, 1 2 3 4, तो ये 4 पेजेस हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इनके साइज़ को मैच करना होता है हमारे फ्रेम्स के साइज़ से। तो फ्रेम्स क्या होते हैं, और ये है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, तो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास 16 बिट की मेन मेमोरी है। ठीक है, और मेन मेमोरी का साइज़ जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। इसका जो कुछ पार्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है और कुछ पार्ट होता है वो यूज़र प्रोसेसेस के लिए होता है या फिर यूज़र प्रोग्राम्स के लिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये मेन मेमोरी है। ठीक है, ये जो आपके पास ये काउंटिंग गिवन है 0 to 15, ये है हमारे फ्रेम नंबर्स। ठीक है, जो हमारे मेन मेमोरी में ब्लॉक्स होते हैं उनको हम लोग फ्रेम्स कहते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे जॉब में ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम लोग पेजेस कहते हैं और उनके नंबर को हम लोग पेज नंबर कहते हैं। और ये जो हमारा मेन मेमोरी है उसके जो ये नंबर्स होते हैं ये हम लोग क्या बोलते हैं, इनको, ऑफ कोर्स अगर ये फ्रेम्स हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे फ्रेम नंबर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं बल्कि मेमोरी मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारे पास, ठीक है, एक जॉब के अंदर जितने भी पेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास 4 पेजेस हैं। ठीक है, तो वो चेक करता है कि हमारी मेन मेमोरी में 4 पेजेस अवेलेबल है कि नहीं। अब हम लोग कर रहे हैं नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे फ्रेम्स हैं, ठीक है, मेन मेमोरी में जो हमारे फ्रेम्स हैं वो एक साथ हैं या खाली हैं। हमें बस मेन मेमोरी में फ्रेम्स चाहिए। कितने फ्रेम्स चाहिए, 4 फ्रेम्स चाहिए। और वो 4 फ्रेम्स कहाँ हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, कोई प्रोसेसेस, ये जो मैंने खाली ब्लॉक्स छोड़े हैं इसका मतलब ये है कि इनमें कोई जो है वो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनकी एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, इनमें जो जिनमें मैंने स्टोर किया है
प्रोसेसेस जिनमें मैंने प्रोसेसेस लिखी है, जॉब्स लिखी है। इसका मतलब है कि ये जो फ्रेम है ये खाली है। जिस भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन चल रही थी वो उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, वो टर्मिनेट हो चुकी है। सो जब भी कोई प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है वो अपना जो फ्रेम है वो खाली छोड़ देती है और हम उसमें कोई और प्रोसेस लोड कर सकते हैं। सो हमें ये चेक करना है कि हमारे मेन मेमोरी की जो फ्रेम्स हैं उसमें 4 फ्रेम्स अवेलेबल हैं कि नहीं। अब 4 फ्रेम्स, लेट्स से कि हमें 4 फ्रेम्स मिल गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमें मिला है 3rd फ्रेम, 8th फ्रेम, 9th फ्रेम एंड 13th फ्रेम, ठीक है। तो 4 फ्रेम्स हमें मिल गए खाली। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है। हर एक प्रोसेस का, जैसे कि अभी अगर आप अपने व्हाट्सएप से, ठीक है, अपने फ्रेंड को, ठीक है, कोई फ़ाइल भेज रहे हो तो उस फाइल का कोई साइज़ होगा, 2 MB होगा, 3 MB होगा, मतलब 30 MB होगा, जितना भी साइज़ होगा, ठीक है। आप उसको भेज रहे हो, ठीक है। अगर उसके पास जगह ही नहीं है 30 MB को लोड करने के लिए, यानी अगर वो आपकी फ़ाइल को डाउनलोड करता है, ठीक है, और उसको मैसेज आता है कि आपकी जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, आपके पास 30 MB तक की मेमोरी नहीं है, तो उसको जगह खाली करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या करता है हमारा मेमोरी मैनेजर, क्या करता है, वो चेक करता है कि जो भी हमारी जॉब है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होने वाली है, उसका जो भी साइज़ है, लेट्स से कि उसका जो साइज़ है वो 8 MB है। तो जो जॉब J0 है उसका साइज़ है 8 MB। तो हमें चेक करना है कि हमारे पास जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं उन सब का साइज़ 8 MB के इक्वल है या नहीं। अगर उनका साइज़ 8 MB के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रोसेसेस हैं उनको लोड कर देंगे फ्रेम्स में, मेन मेमोरी के फ्रेम्स में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा P0 प्रोसेस जो है वो 3rd फ्रेम में जाके लोड हो जाएगी। फिर हमारा P1 प्रोसेस जो है वो 8th फ्रेम में जाके लोड हो जाएगी। फिर P2 प्रोसेस जो है वो 9th फ्रेम में जाके लोड हो जाएगी। जो P3 प्रोसेस है वो 13th फ्रेम में जाके लोड हो जाएगी, ठीक है। अब वो लोड हो गई, ठीक है। अगर हमारे पास जो साइज़ है वो इक्वल है, ठीक है, 8 MB यानी 2-2 MB के हमारे पास फ्रेम्स अवेलेबल होने चाहिए। जो हमारा पेजेस का साइज़ है, लेट्स से हमारे जो पेज 0 है, ठीक है, पेज 0 का साइज़ हमारा है 2 MB, तो हमारा जो 3rd फ्रेम है उसका साइज़ भी 2 MB होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो फिट नहीं आ पाएगी, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जो हमारे जो फ्रेम्स अवेलेबल हैं उनका साइज़ मैच नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, हमारे जॉब को वेट करना होगा, कब तक, जब तक कि हमारे जो फ्रेम्स हैं हमारी मेन मेमोरी में, उनमें जो प्रोसेसेस हैं, यानी जो बिज़ी फ्रेम्स हैं, ठीक है, उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। सो जब फ्रेम्स खाली हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब भाई हमारे पास एक जॉब थी, ठीक है, जिसमें 4 पेजेस थे, उन 4 पेजेस को हमने मेन मेमोरी में लोड कर तो दिया, ठीक है, मेन मेमोरी के फ्रेम्स में हमने लोड कर दिया। अब हमें याद कैसे रहेगा कि हमने P0 जो हमारे पास प्रोसेस थी उसको मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में लोड करा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ 4 पेजेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो जॉब होती है उसमें आपके पास 100 पेजेस भी होते हैं। अब आप 100 पेजेस का फ्रेम कैसे याद रखोगे, फ्रेम नंबर कैसे याद रखोगे कि आपने किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में जाके स्टोर करा है, कौन से फ्रेम में जाके लोड करा है। तो उसके लिए हमारा जो मेमोरी मैनेजर है वो बनाता है पेज मैप टेबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PMTB कहते हैं। अब जब हमारे लिए याद करना कितना मुश्किल होता है कि हमें अगर बहुत सारे काम करने होते हैं, अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ तो अगर मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं एक दिन में, जैसे कि अगर मुझे क्विज़ भी अटैम्प्ट करना है, मुझे अगर कोई वीडियो भी शूट करनी है या फिर बहुत सारे और काम करने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने फ़ोन में रिमाइंडर रखा हुआ है, टू डू लिस्ट का रिमाइंडर, तो मैं वहाँ पर सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, तो वो मुझे रिमाइंड कराता रहता है, या फिर नोट्स में बना के लिख लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा मेमोरी
मैनेजर क्या करता है, पेज मैप टेबल बना लेता है। वो पेज मैप टेबल कैसे बनाता है, यहाँ पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, ये होते हैं हमारे, ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी प्रोसेस को, कि जो 0 पेज पे हमारी कौन सी प्रोसेस थी, P0 प्रोसेस थी, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। 1 पेज पे हमारी कौन सी प्रोसेस थी, P1 प्रोसेस थी, ठीक है। 2 पेज पे कौन सी थी, P2 3, एंड 3rd पेज पे कौन सी थी, P3 थी। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर क्या लिखेंगे कि हमने हमारी P0 प्रोसेस को मेन मेमोरी के कौन से फ्रेम में स्टोर किया है। लेट्स से हमने P0 प्रोसेस को हमारी मेन मेमोरी के 3rd फ्रेम में जाके लोड करा है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने P1 प्रोसेस को कहाँ पे जाके लोड करा है, 8th फ्रेम में जाके लोड करा है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। P2 प्रोसेस को करा है 9th फ्रेम में, यहाँ पे 9 लिख देंगे। P3 प्रोसेस को करा है 13th फ्रेम में, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। जैसे जैसे हमारे पेजेस लोड होते जाएंगे फ्रेम्स में, ये हमारे जो पेजेस के फ्रेम नंबर है वो ऐड होते जाएंगे हमारे पेज मैप टेबल में। हर एक जॉब के लिए, जैसे कि हमारी जॉब J0 है, हर एक जॉब के लिए एक अलग से पेज मैप टेबल बनेगा, ठीक है। लेट्स से कि हमारी P0 प्रोसेस जो है वो 3rd फ्रेम में आराम से लोड हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हम अपने P1 प्रोसेस को लोड करने लगे 8th फ्रेम में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, और किसी वजह से जो है P1 प्रोसेस जो है वो लोड नहीं हो पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें किस तरह से पता चल जाएगा, हमें इस तरह से पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे P1 प्रोसेस का जो पेज नंबर है, जो फ्रेम नंबर है, वो नहीं आएगा। जो प्रोसेस लोड हुई है उसी का यहाँ पे फ्रेम नंबर आएगा, जो प्रोसेस लोड नहीं हुई है उसका फ्रेम नंबर नहीं आएगा। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो हमारे पास पेज नंबर्स हैं वो सिक्वेंशियल है, यानी एक के बाद एक हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 0 आया है, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये सिक्वेंशियल होने चाहिए ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारी जो प्रोसेस है वो किस तरह है। बिकॉज़ एक जॉब को हमने डिवाइड करा है डिफरेंट प्रोसेसेस में, तो अगर हमने ये पेज नंबर्स ही उल्टे पुल्टे कर दिए तो हमारा सारा पेज मैप टेबल ख़राब हो जाएगा। तो ये सिक्वेंशियल होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है 16 बिट की मेन मेमोरी, ठीक है। तो 16 बिट की मेन मेमोरी में हमारे मेमोरी मैनेजर को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ये फ्रेम खाली है, ये फ्रेम में प्रोसेस है, इस फ्रेम की एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस फ्रेम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास मेमोरी मैप टेबल होता है, ठीक है। अब ये क्या बताता है, मेमोरी मैप टेबल हमें बताता है कि ये वाला फ्रेम जो है ये बिज़ी है और ये वाला फ्रेम जो है ये खाली है। बेसिकली मेमोरी मैप टेबल में खाली फ्रेम्स की अलग से लिस्ट होती है और बिज़ी फ्रेम्स की अलग से लिस्ट होती है। जैसे कि हमारे जो खाली फ्रेम्स हैं वो 3, 9, 8, 13, ठीक है। तो 3, 8, 9, 13 ये अलग से होंगे, और जो बाकी जो है जो बिज़ी है यानी उनमें अभी प्रोसेस है तो उसकी लिस्ट जो होगी वो अलग से होगी। तो ये होता है हमारा मेमोरी मैप टेबल। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर एक जॉब के लिए हमारे पास होता है पेज मैप टेबल, ये पता करने के लिए कि हमारी जो प्रोसेस है, ठीक है, वो मेन मेमोरी में कौन से फ्रेम में जाके लोड हुई है। तो उसके लिए हम लोग मैनेज करते हैं पेज मैप टेबल, हमारा मेमोरी मैनेजर बनाता है, ठीक है। सो जो पेज मैप टेबल होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। उसमें जैसे जैसे हमारे जो फ्रेम्स हैं वो खाली होते जाते हैं, ठीक है, उस तरह से वो अपडेट होता जाता है। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ये 4 फ्रेम जो है वो बिज़ी हैं, लेट्स से उसमें से जो 3rd फ्रेम है, यहाँ पे जो ये लास्ट वाला फ्रेम है, ठीक है, ये 4th फ्रेम है क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो ये 4th फ्रेम की अगर जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ से हट जाएगा और जो खाली वाले फ्रेम्स की लिस्ट है वो वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा मेमोरी मैप टेबल है वो अपडेट होता रहता है जैसे जैसे प्रोसेसेस टर्मिनेट होती है और जैसे जैसे फ्रेम्स जो है वो बिज़ी होते हैं या खाली होते हैं, तो वो अपने आप अपडेट होता रहता है। सो पेज मैप टेबल की हेल्प से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इजीली
ट्रांसलेट कर लेता है लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में। जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो जो सीपीयू होता है वो लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, ठीक है, जो कि बाद में जाके कन्वर्ट होता है फिज़िकल एड्रेस में। तो ये जो प्रोसेस है वो हम अभी समझेंगे। यहाँ पे आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये एड्रेस ट्रांसलेशन का डायग्राम है, एड्रेस ट्रांसलेशन यूजिंग पेजिंग। जो सीपीयू होता है वो हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस वो होता है जो कि सीपीयू जनरेट करता है, और फिज़िकल एड्रेस वो होता है जो कि मेन मेमोरी जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस सेकेंडरी मेमोरी पे काम करता है। मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लॉजिकल एड्रेस को फ़िज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, वो हर बार लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। लॉजिकल एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। तो अगर कहीं पे वर्चुअल एड्रेस लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये लॉजिकल एड्रेस है या वर्चुअल एड्रेस है, तो ये दोनों जो हैं वो सेम होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो सीपीयू है वो लॉजिकल एड्रेस ही क्यों जनरेट करता है, वो फिज़िकल एड्रेस जनरेट क्यों नहीं करता है। जो सीपीयू होता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें सिर्फ एक ही मेमोरी है जो कि है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसको ये नहीं पता होता है कि मेन मेमोरी नाम की भी कोई चीज़ है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, वो कौन से एड्रेस से की होती हैं, वो लॉजिकल एड्रेस की होती हैं। एंड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लाइक सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज़ होता है वो मेन मेमोरी से बहुत बहुत बड़ा होता है। तो हमारी मेमोरी का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही सीपीयू को टाइम लगेगा उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, जैसे कि अगर हमारी मेमोरी का साइज़ बहुत बड़ा होगा और सीपीयू को बहुत सारा टाइम लगेगा, तो जो हमारी प्रोसेसेस है उनका टाइम भी तो वेस्ट होगा, सीपीयू का टाइम भी वेस्ट होगा। और सेकेंडरी मेमोरी इतनी बड़ी है कि उसमें कोई भी डाटा ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम मेन मेमोरी को सामने रख देते हैं। तो मेन मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो जब वो छोटी होगी तो हमारे सीपीयू को उतना ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो मेन मेमोरी के सामने भी हम कैशे मेमोरी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप ये समझ लो कि जो हमारा सीपीयू है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि हमारी जो कंप्यूटर है उसमें सिर्फ एक ही मेमोरी है, वो है सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है वो लॉजिकल एड्रेस की फॉर्म में होता है, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसका जो एक्सेस टाइम है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है। मतलब सीपीयू को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेकेंडरी मेमोरी से डाटा फेच करने के लिए। तो हमने क्या करा है, हमने मेन मेमोरी को बीच में रख दिया है। किसके बीच में रख दिया है? सीपीयू के बीच में एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारी मेन मेमोरी है वो फिज़िकल एड्रेस पे काम करती है। इसमें जो भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फिज़िकल एड्रेस, उनका फिज़िकल एड्रेस होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर सीपीयू को कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन फेच करनी है मेन मेमोरी से, तो उसको क्या करना होगा, उसको लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच होगा। जब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करेगा तो वो पी और डी की फॉर्म में जनरेट करेगा। तो पी क्या है हमारा? पी है हमारा पेज नंबर, ठीक है, और डी है हमारा ऑफसेट, या फिर आप इंस्ट्रक्शन ऑफसेट भी बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। अब इसका क्या मतलब है, यानी जो सीपीयू है वो हमें पूरी डिटेल देगा कि जो हमारा पेज है सेकेंडरी मेमोरी में उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर है, राइट। लेट्स से हमें पेज नंबर 32 को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पेज नंबर आएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 32 आ रहा है, और जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर है, सेकेंडरी मेमोरी में, वो हमें बताएगा, ठीक है।
जो मेन मेमोरी होती है वो लिंक लिस्ट की तरह काम करती है। लिंक लिस्ट की तरह कैसे काम करती है? लेट्स से कि हमारे पास 1 to 1000 पेजेस हैं, ठीक है। मेन मेमोरी में हमारे पास इतने फ्रेम्स हैं, ठीक है, नॉट पेजेस, फ्रेम्स हैं। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट पेज को एक्सेस करते हैं तो हमें सेकंड पेज का एड्रेस मिलता है, ठीक है। लेट्स से कि मुझे अगर सेकंड पेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए पहले मुझे फर्स्ट पेज को एक्सेस करना होगा, ठीक है। अगर मुझे थर्ड पेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए पहले मुझे सेकंड पेज को एक्सेस करना होगा, तभी मुझे थर्ड पेज का एड्रेस मिलेगा। अगर हम थर्ड पेज पे जाते हैं तो हमें फोर्थ पेज का एड्रेस मिलता है, तब हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। बट लेट्स से अगर मुझे 1000 पेजेस है हमारे मेन मेमोरी में, लेट्स से अगर मुझे 998 पेज को एक्सेस करना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 997 पेज को एक्सेस करूँगी पहले, तब जाके मुझे 998 पेज का एड्रेस मिलेगा, तब जाके मैं इसको एक्सेस करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ तब हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। इसी के लिए तो हमने क्या बनाया है, पेज मैप टेबल बनाया है। तो पेज मैप टेबल में क्या होता है, हमारे जितने भी पेजेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं और वो मेन मेमोरी में कहाँ स्टोर हुए होते हैं, कौन से फ्रेम में स्टोर हुए होते हैं, वो होते हैं। जैसे कि अभी हमने इसी वीडियो में पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि हमारे पास इस तरह से एक पेज मैप टेबल था जिसमें हमारे पास प्रोसेसेस थे कि वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टोर है, एंड उनका फ्रेम नंबर था। लेट्स से 0 प्रोसेस है, 1 प्रोसेस है और 2 प्रोसेसेस है, तो ये फ्रेम नंबर कौन से में स्टोर है, जैसे लेट्स से 3, 8, 9। तो इस तरह से हमारे पास पेज मैप टेबल है जहाँ पे हर एक पेज का नंबर गिवन है, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस है ये इस पेज नंबर की है और ये मेन मेमोरी के इस फ्रेम में जाके स्टोर है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको फाइंड आउट करने के लिए। CPU जब यहाँ पे हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो वो यहाँ पे पेज नंबर को देखेगा कि हमारा पेज नंबर कौन सा है। तो लेट्स से हमारा पेज नंबर जो है वो 32 है, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट करेगा कि पेज नंबर 32 कौन से फ्रेम में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो F है ये हमारा फ्रेम नंबर है, तो ये देखेगा कि जो भी फ्रेम नंबर है वो उसको यहाँ से पास कर देगा यहाँ पे, ताकि हम उसको क्या कर सके, फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट कर सके। और जो हमने यहाँ पे D लिखा हुआ है ये है हमारा ऑफसेट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है। ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो हमारा फ्रेम है, जो हमारा फ्रेम नंबर है वो सही इंस्ट्रक्शन को पिक करे, सही आइटम को पिक करे। इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे यहाँ पे, एंड जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पे जब हमारा फ्रेम नंबर मिलेगा कि हमारे जो पेज 32 है वो मेन मेमोरी में फ्रेम नंबर, लेट्स से कि फ्रेम नंबर वो है 10 में स्टोर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है ये देखेगा कि ये फ्रेम नंबर 10 है, जो भी मेरे को इंस्ट्रक्शन चाहिए वो कहाँ पे है, तो वो देखेगा कि जो फ्रेम नंबर 10 है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या करेगा, हमारा जो भी लॉजिकल एड्रेस है उसको फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और देखेगा कि फ्रेम नंबर 10 में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो उसको यहाँ से फैच कर लेगा। अब ये जो पेज है, ठीक है, ये जो हमारे पास फ्रेम है, सॉरी, जो हमारी मेन मेमोरी में होते हैं वो फ्रेम्स होते हैं। अब ये जो फ्रेम है, लेट्स से फ्रेम नंबर 10 है जो कि जिसकी अभी हमने बात करी, तो फ्रेम नंबर 10 में अब जो फ्रेम नंबर 10 है वो बहुत बड़ा हो सकता है। अब हमें नहीं पता है कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, हम लेट्स से कि वो 10 MB का है फ्रेम, ठीक है, और जो हमारा जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है वो इसी फ्रेम में पड़ी हुई है, ठीक है, इसी फ्रेम में है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है, तो हमें हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे मिली है। तो D हमारी हेल्प करता है उस इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, वो पूरे पेज में सर्च करता है कि जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है, पेज नंबर 32 के, ठीक है, पेज नंबर 32 के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो हमारे फ्रेम नंबर 10 में कहाँ पे है और उस इंस्ट्रक्शन को वो फैच करता है। हमारे पास ये F क्या है, फ्रेम नंबर, और D है हमारा ऑफसेट, जो कि हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि जो हमारा फ्रेम नंबर 10 है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर है। तो इस तरह से हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है वो फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से हमारा जो CPU है वो इन सब चीज़ों की मदद से,
यानी पेज मैप टेबल की मदद से, फ्रेम नंबर की मदद से, ऑफसेट की मदद से, इंस्ट्रक्शन ऑफसेट की मदद से हमारी मेन मेमोरी में किसी भी इंस्ट्रक्शन को ढूंढना होता है तो वो इस तरह से ढूंढता है। अब ऐसा नहीं है अगर उसको फ्रेम नंबर 10 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसको सारे फ्रेम 9 को एक्सेस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। उसको वो डायरेक्ट भी कर सकता है पेज मैप टेबल की वजह से। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन समझ आया होगा कि लॉजिकल एड्रेस कैसे कन्वर्ट होता है फिज़िकल एड्रेस में एंड पेजिंग में किस तरह से होता है ये। सो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप किसी भी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।